1 साल की बच्ची भूख से बिलक बिलक कर मर गई। रिलीफ कैंप में इसकी मौत 13 जमाती इत्तेहाद पीडीएम की हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। उस बच्ची की मौत पर बिलावल को सांप सूंघ गया था और कल रात को मौसूफ जो हैं लेट आवर्स में मलका बरतानिया की रूह की मगफिरत की दुआएं मांग रहे थे। तो हर तरफ से इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। इमरान खान को पता है कि अब ये डू और डाई का टाइम है। मीडिया मालकान से मुलाकात कोई मायूब बात नहीं है। ये हर दौर में वज़ीर आज़म के ज़ायरे के फ़राइज़ मनसबी में शामिल एक अहम काम है, करनी चाहिए। उसमें हमारा ग्रुप भी शामिल है, हमसे भी कर लें। सदीक जान जो समा बांध रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान 9 हलकों से जीता ही जीता और यहाँ ये कह रहे हैं कि लाडला है। भाई मतलब तय तो कर लो क्या हो रहा है। कर्जे इस मुल्क के इतने बढ़ गए हैं कि ये 4-5 महीने में जितने इस हुकूमत ने कर्ज लिए हैं, पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड बना दिया इतने अरसे में इतने कर्ज लेने का। जब शौकत तरीन का आखिरी महीना था, बरामदात और रेमिटेंसेस दोनों 3-3 अरब डॉलर। मैं समझ रहे कि मैं खर्च को कंट्रोल कर रहा हूँ ऊपर से, और नीचे से जो बॉर्डर से, एयरपोर्ट से, इधर उधर से सारा काम जाता है। पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी -1 की गूंज पर, तहरीक इंसाफ का जवाब, हुकूमत इंतखाबात से खौफजदा और अवामी मुश्किलात पर हुकूमती तरजीहात क्या। खबर यह है कि अवाम की मुश्किलात महंगाई है, बिजली के बिल हैं, भूख है। दूसरी तरफ हुकूमत की तरजीहात में सरे फहरिस्त सियासत है, सियासी इंतकाम है और सिर्फ अपने लिए रिलीफ का इंतजाम है। 2 खबरें आपसे शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि कौम पर सैलाब से बड़ा अजाब क्या मुसल्लत हुआ है। कल नूरुल आरिफीन ने भी ये नौहा कहा, मगर हुआ क्या? बेशर्म और बेहिस्सों के कानों पर जूं तक न रिंगी। पहली खबर यह है कि सिंध में सैलाब मुतासिरीन के रिलीफ कैंप में 1 साल की बच्ची भूख से बिलक बिलक कर मर गई। रिलीफ कैंप में इसकी मौत 13 जमाती इत्तेहाद पीडीएम की हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। मगर महसूस वो करे जिसमें इंसानियत जिंदा हो। कोई बात नहीं, इस जुर्म का हिसाब यहां हो ना हो, रोजे मैशर जरूर होगा। नन्ही आसिया मुमताज के हाथ होंगे और हुक्मरानों के गिरेबान होंगे। कहते हैं रियासत मां के जैसी होती है, मगर लगता है कि नन्ही आसिया कौम की बेटी थी ही नहीं। माजरत के साथ कौम ने यही देखा है कि यह हक सिर्फ मरियम नवाज साहिबा ने अपना नाम लिखवा रखा है इस पर, जिनके प्रोटोकॉल के लिए अवामी पैसे से लाखों करोड़ों रुपए दस्तयाब हैं, मगर नन्ही आसिया के लिए चंद घूंट दूध दस्तयाब नहीं। खुद को कौम की बेटी कहलाने वाली मरियम नवाज का ये अंदाज भी जरा मुलाहिजा करें। हुकूमत इनकी है, अवाम की जिंदगी ये जीरन बना रहे हैं और मौसूफा अवामी मुश्किलात पर दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर उफ के पैगाम चला रही हैं। मरियम नवाज साहिबा, मैं कहता हूं ये उफ का नहीं, हुकूमत वक्त के लिए तुफ का मकाम है। बात आसिया मुमताज की हो रही थी, जिसे रियासत 2 घूंट दूध ना दे सकी, मगर हुकूमती तरजीहात चेक करें कि मुल्क सैलाब में डूबा है। 1300 लोग जान की बाजी हार चुके, करोड़ों बेघर होकर खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं और अरकान असम्बली पार्लियामेंट लॉजेस की तज़ीन और आराइश, जी हां, तज़ीन और आराइश के लिए जिद लगाए बैठे हैं, जिसके लिए सीडीए ने 32 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। तुफ है इस निजाम पर जहां एक मासूम की जान दूध के चंद घूंट न मिलने से चली जाए और अवामी नुमाइंदों के अल्ले तल्लों के लिए करोड़ों रुपए उड़ा दिए जाएं। ये लोग महंगाई खत्म करने के नाम पर कौम पर मुसल्लत हुए। इन्हें अपनी तजर्बाकारी का घमंड था, मगर अब इनका पोल अवाम पर खुल चुका। महंगाई ये करें, इल्जाम साबिका हुकूमत को दें, ये 2 नंबरी अब नहीं चल सकती। अब तो इन्हें IMF से कर्ज भी मिल गया। सैलाब के नाम पर आलमी बरादरी की इमदाद का सिलसिला भी जारी है और फिर डॉलर काबू में नहीं आ रहा। यह है इनकी तजर्बाकारी जो कौम पर भारी पड़ रही है, मईशत का कबाड़ा कर रही है। इसीलिए ये अवामी अदालत में जाने से खौफजदा है, इसीलिए ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। अब इमरान खान को माइनस करने, टेक्निकल नॉकआउट करने के चक्कर चला रहे हैं। लेकिन सच यही है कि -1 के फार्मूले पहले चले ना अब चलेंगे। तहरीक इंसाफ ने जलसों के बाद एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। कल गुजरांवाला जलसे में इमरान खान अहम ऐलान करने जा रहे हैं। यह ऐलान क्या हो सकता है, इसी से आगाज करेंगे। सदीक जान नूरुल आरिफीन मेरे साथ है। सदीक जान, क्या होने जा रहा है कल के जलसे में? देखें, इमरान खान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और इमरान खान को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि अब आने वाले चंद हफ्तों में ये फाइनल राउंड है, ये आखिरी लड़ाई है
और हर सूरत में इमरान खान को सियासत से, इंतखाबी सियासत से बाहर करना है। इमरान खान के केसेस 13-14 फोरम्स के ऊपर चल रहे हैं। अगर मैं आपको जल्दी जल्दी बता सकूं, एक उनका सबसे बड़ा केस तौहीन अदालत का केस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। दूसरा उनका केस जो है वो दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा है। तीसरा उनका जो केस है वो उनके ऊपर थाना पारा में एक FIR कराई गई, वो मामला सिविल कोर्ट में है। फिर एक और उनका मामला जो है, उनके 3 मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन में, एक तोशाखाना रेफरेंस, दूसरा फेक अकाउंट, वो जो एक और केस है कि इन्होंने फंडिंग ली, ममनुआ फंडिंग ली, और तीसरा इनको तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी किया गया है। एक मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, FIA के नोटिस हैं। इसके अलावा मजीद FIR की बात हो रही है। शहबाज गिल केस में इनको फंसाने की कोशिश की गई है। तो हर तरफ से इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। इमरान खान को पता है कि अब ये डू और डाई का टाइम है। इमरान खान को पता है कि अगर वो आगे बढ़कर हमलावर नहीं होंगे तो उन पर होने वाले हमले कामयाब हो जाएंगे, और इमरान खान वाज़े तौर पर अब एग्रेसिव नजर आएंगे। और आज तहरीक इंसाफ की जिन रहनुमाओं से हमारी बात हुई, वो कहते हैं कि आज इमरान खान इजलास में बहुत बरहम थे, इमरान खान बहुत गुस्से में थे। इमरान खान ये समझते हैं कि अब उनको अटैकिंग पोजीशन में आना होगा, और इमरान खान ये समझते हैं कि अगर उन्होंने इस हुकूमत को वक्त दिया तो ना सिर्फ उनकी नाअहली हो सकती है बल्कि उनको जेल भेजा जा सकता है। इससे बढ़कर यह है कि उनकी हुकूमत, जो पंजाब हुकूमत है, उसको गिराने की बातें हो रही हैं। हर महाज पर इमरान खान के खिलाफ काम हो रहा है। आज आपने देखा होगा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके एक MNA जो कि रिजाइन कर चुके थे, शकूर शाद, कराची NA 246 से, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर उन्होंने तो इस्तीफा ही नहीं दिया। हालांकि ना सिर्फ वो इस्तीफा दे चुके थे, वो ट्वीट कर चुके थे, बल्कि वो कवरिंग कैंडिडेट थे इमरान खान के NA 246 में, वो वहां पर इलेक्शन मुहिम चला रहे थे। अचानक उसामा गाजी साहब, ऐसा क्या हुआ कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर कहते हैं कि मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया। साथ ही पंजाब में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, MPS को कॉल्स की जा रही हैं, थ्रेट किया जा रहा है, खरीदने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं, जब इमरान खान साहब ने 9 के 9 हल्कों में खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था तो बड़ा हैरान कुन ऐलान था। जब हमने इमरान खान साहब से पूछा कि खान साहब ये क्या किया आपने, 9 की 9 सीटों पर आप खुद लड़े, उन्होंने कहा इनका मकसद इलेक्शन कराना नहीं था, इनका मकसद मेरी पार्टी तोड़ना था, और मंसूबा ये था कि इमरान खान जिनको टिकट देंगे वो एन टाइम पर आकर आखिरी आधे घंटे में टिकट सरेंडर कर देंगे और टिकट जमा नहीं कराएंगे और कहेंगे हम आज़ाद लड़ेंगे। ये मंसूबा था इमरान खान को तोड़ने का, ये मंसूबा था इमरान खान पर एहसाबी वार करने का। इमरान खान को ये बात पता है कि जितना अरसा ये हुकूमत चलेगी इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। अब इमरान खान महंगाई के मामले को उजागर करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं, कोई तारीख दे सकते हैं या उसकी तैयारी की बात कर सकते हैं। इमरान खान देखिए, पहले इमरान खान क्यों थोड़ा सा आराम से बैठे हुए थे, उन्हें यह था कि 25 सितंबर को 9 हल्कों में इलेक्शन है, उसकी वो मुहिम चलाए हुए थे। लेकिन अब तो वो भी कैंसिल हो गए, अब वो भी मुलतवी हो गए। हालांकि ना कोई सैलाब है ना कोई मामला है। अब इमरान खान इस हुकूमत के लिए सख्त मुश्किलात खड़ी करने जा रहे हैं और इस हुकूमत को वो ज्यादा टाइम नहीं देंगे, इस हुकूमत को चैन से नहीं बैठने देंगे, वरना वो पंजाब हुकूमत भी गंवा बैठेंगे, अपनी नाअहली भी करा बैठेंगे, अपनी पार्टी भी तोड़वा बैठेंगे, मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी उनके लिए। अब इमरान खान वाकई खतरनाक हो चुके हैं और हर आने वाले दिन के साथ उनकी गुफ्तगू में ऐसी चीजें होंगी जो पाकिस्तान में पहले उसामा गाजी साहब नहीं की जाती थी, जो जलसों में बयान नहीं की जाती थी, अब वो चीजें बयान की जाएंगी और हर आने वाले दिन के साथ बड़ी बड़ी खबरें आपको बनी गाला से और इमरान खान के जलसों से मिलेंगी। अच्छा नूर आरफीन, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जाहिर है कि हुकूमत भी हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठेगी, वो मजीद ज़ाहिर है घेराव करेगी। अभी गिरफ्तारियों की कोशिश इमरान खान की है, जिस तरह हमने दहशतगर्दी का पर्चा देखा। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि जी इमरान खान जेल में होंगे, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि जी हमारा मसला इमरान खान है ही नहीं, हम तो सैलाब ज़दगान की तरफ है। फिर ये 32 करोड़ रुपया तज़ीन और आइश के लिए उस तरफ ध्यान जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब मीडिया मालिकान से मुलाकात कर रहे हैं, तो उनकी मसरूफियात तो कुछ और हैं। अच्छा मीडिया मालिकान से मुलाकात कोई मायूब बात नहीं है, ये हर दौर में वज़ीर आज़म के ज़ाहिर के फ़राइज़ मनसबी में शामिल एक अहम काम है, करनी चाहिए। उसमें हमारा ग्रुप भी शामिल है, हमसे भी कर लें, कोई ऐसी शजर ममनुआ नहीं है। लेकिन ये जो दीगर बातें आप कह रहे हैं ये हमारा अनफॉर्चुनेटली कल्चर बन चुका है, हमारा कल्चर बन चुका है। आज भी मैं देख रहा था अक़वाम मुत्तहिदा का एक फ़िरौन उनको लेकर के और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और बाकायदा बताया जा रहा था कि ये कौम सैलाब से मर रही है। वो जिस जगह खड़े हुए थे वो लग रहा था देख करके कि वो सैलाब ज़दगान से मुतल्लिक़ा कोई जगह है।
वो जिस जगह लंच डिनर ज़ियाफ़त फलाना ढिमकाना, वो जो एयरपोर्ट पे वो पहुँचे होंगे या जहाँ आज रात को उनको ठहराया जाएगा, वहाँ देख करके पता चलेगा कि इस मुल्क में कोई कुदरती आफत आई हुई है। जिस एक बच्ची की आप बात कर रहे हैं, आपको पता है कल रात को बिलावल ने उस बच्ची, वो जो सिंध में वो बच्ची जिसके बारे में कल आरफीन नामा हमने किया था, जिसका आपने अभी जिक्र किया, उस बच्ची की मौत पर बिलावल को सांप सूंघ गया था। और कल रात को मौसूफ जो हैं लेट आज में मलका बरतानिया की रूह की मगफिरत की दुआएं मांग रहे थे, जैसे मलका बरतानिया से उनका कोई करीबी रिश्ता हो। ठीक है, उनके मनसब का एक तकाजा ये भी है, लेकिन मेरा ख्याल है जिस जगह उनके पप्पा जान की ये सल्तनत है, जिसके मैं और आप शहरी भी हैं, आप तो नहीं मैं तो हूँ, तो कम से कम उस एक जगह भी अपनी मंजी तले भी डांग फेर लें, कम से कम यहाँ भी देख लें। इतनी इखलाकी जुर्रत तो होनी चाहिए बिलावल ऑक्सफोर्ड वाले में कि कम से कम तालपुरों से फ़ोन करके पूछ लें कि ये क्या बक रहे हैं ये लोग, ये मीडिया क्यों शोर मचा रहा है, इस किस्म की कोई बच्ची वाकई मरी है या ये आरफीन सिद्दीकी की बोल की उसामा गाजी की कोई साजिश है मेरे खिलाफ, मगर इसकी कोई तौफीक नहीं हुई। और ये एक रिवायत है, ये रिवायत है, कोई एक हुकूमत कोई एक हुक्मरान एक्सेप्शन नहीं है, सब ने बढ़ चढ़ करके इस कार खैर में हिस्सा लिया है। और आप इस हुकूमत की बात करें जिसको आप इम्पोर्टेड का ताना देते हैं, तो ये हुकूमत भी उसी रास्ते पर गामजन है, कोई दो राय नहीं है इसमें। अच्छा नूर आरफीन, बाई इलेक्शंस, इसकी असल वजह क्या है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी हालात मुल्क में ऐसे हो गए कि इलेक्शन हमें मुलतवी करने पड़े 13 के 13 हल्कों में, अगरचे इनमें कोई सैलाब की सूरत हाल नहीं है, लेकिन वजह बताएगी कि जी इदारे मसरूफ़ हैं। यार ज़रूरी है आप मुझसे ये जवाब लें, आप यही समझ लीजिए कि सैलाब ज़दगान की वजह से, सैलाब ज़दगान को रिलीफ की वजह से ये मुलतवी हुआ हो। अच्छा जी सदीक, पहले आप अगर इस पर बात कर लें, फिर नूर आरफीन से भी हम इस पर बात करेंगे। सदीक जान, देखें ये पहले से पता था कि ये इलेक्शन कैंसिल होने हैं, ये इलेक्शन नहीं होने, उसकी वजह यह है कहाँ पे टांग रही थी और पूरा जोर लगा के देखा गया, एजेंसी से सर्वे करवा के देखा गया, तमाम रिपोर्ट्स जो बताती थी कि भाई आपका फ़र्क 1 लाख वोटों का था इमरान खान के साथ 2018 में। आप 4 पार्टियों के मिला के जो वोट बनते थे, इमरान खान के वोट उससे 1 लाख कम है। लेकिन अंदाज़ा लगाएं, हुकूमत में होते हुए अगर ये भाग गए इलेक्शन से, तो ज़रा तसव्वुर करें ना कि निगरान सेटअप आ जाए और इलेक्शन की तरफ मामला जाए तो उनके साथ होगा क्या। और जो इस वक्त इन्होंने महंगाई कर दी है, आज हमारे रिपोर्टर उमर हयात, उन्होंने खबर फाइल की कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है आटे की कीमत जो है वो पाकिस्तान में महंगाई के उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस हुकूमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे महंगा मिल रहा है आटा पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की 74-75 साल तारीख में आटा इतना महंगा नहीं हुआ जितना इस वक्त है। मुझे बताएं, आटा महंगा है, चीनी यहाँ पे रिकॉर्ड कीमत पे चली गई है इस्लामाबाद में, आपकी तरफ मुझे नहीं पता क्या सूरत हाल है। बिल जो है बिजली के वो इन्होंने फ्रॉड किया है, वो पैसे मौखर हुए हैं, खत्म नहीं हुए, जो ये कम कर रहे हैं। मुझे बताएं, बिजली की कीमत, पेट्रोल डीजल की कीमत, आटा महंगा, चीनी महंगी, दवाइयां महंगी, हर चीज महंगी, एक चीज सस्ती है सिर्फ, और वो है मौत। आप लोगों को कह रहे हैं कि ये सस्ती चीज खरीद लो, आप कह रहे हैं मौत को गले लगा लो, आप कह रहे हैं खुदकुशी कर लो, और आप क्या कर रहे हैं? ये जो आपने बात की मीडिया मालिकान के साथ मुलाकात के लिए, क्यों मुलाकात की है? मुलाकात इसलिए की है, इनके पास खबर थी कि इमरान खान हमें टफ टाइम देने जा रहा है, बहाना कुछ और था मुलाकात का, असल में तो बोरियों के मुंह खोलने। इनका सादा सा फार्मूला है कि 22 करोड़ की को ना देखो, 22 चैनलों और बड़े मीडिया हाउसेस को देख लो, उनको मैनेज कर लो, 22 करोड़ ओके। ये जिस हुकूमत की हिकमत अमली और पॉलिसी हो, वो उस हुकूमत के दौर में लोगों के क्या हालात होंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमारे सुनने वाले खुद जानते हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं, क्या माहौल है। और मसला ये नहीं है उसामा गाजी साहब कि इस वक्त मुआशी हालात खराब हैं, आने वाले दिन इससे भी खौफनाक हैं, आने वाले हालात इससे भी खतरनाक हैं। कोई बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही, कोई आस नजर नहीं आ रही, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। करना क्या है आपने इस मुल्क के साथ भाई? आपने करना क्या है? आपके तो असासें बाहर, जदादें बाहर, पैसा बाहर, कारोबार बाहर, आपके तो मफादात बाहर। आप तो पाकिस्तान को सिर्फ नोचने के लिए आते हैं, आप तो सिर्फ लूटने के लिए आते हैं, आप तो सिर्फ खाने के लिए आते हैं। आप जो है आपसे बाद में हिसाब मांगे तो आप कहते हैं पाकिस्तानी नहीं है, आप कहते हैं हम हुक्मरान खानदान हैं, आप फिर धमकियां लगाते हैं, आप जेआईटी में इमरान को जान से मारने की धमकियां देते हैं, आप किसी अदालत को जवाब दे नहीं है, आप जजेस को मैनेज कर लेते हैं, आप अदलिया को धमका लेते हैं, आप आगे एनआरओ ले लेते हैं, आप आगे कानून साजी अपने हक में कर लेते हैं।
लोग कहाँ जाएं, अवाम कहाँ जाएं? लोगों ने गुस्सा निकालना था वोट की पर्ची से, वो भी आपने कैंसिल कर दी है। और आपका इस वक्त सारे का सारा फोकस कहाँ पे है? इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान को कि क्यों हम इमरान खान का बैलेंस से मुकाबला नहीं कर सकते, बस साजिश के जरिए उसको निकाल दो। ऐसे नहीं चल सकता उसामा गाजी साहब। ठीक। अच्छा नूर आरिफीन, जो सदीक जान कह रहे हैं जिस वजह से इलेक्शन मुलतवी हुई, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब विफाकी वजीर हैं और विफाकी वज़ीर ख़ारजा हैं माशाअल्लाह, और बड़े खुश हुए जब वो वज़ीर ख़ारजा बने। मैंने देखा उनके वालिद साहब बहनें मुबारकबाद उनको दे रही थी, लेकिन अब उनको ज़्यादा दाखिली मामलात में ज़रूरत है, सिंध में उनकी ज़रूरत है। लेकिन वो तो अफसोस का इज़हार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं लाडला है। मैं उनके अल्फाज जो उन्होंने ट्वीट किया वो अल्फाज आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान आखिर कब तक लाडला रहेगा? मेरे मुल्तान और कराची के उम्मीदवार ज़मीनी इंतखाबात के अचानक इल्तवा से मायूस हुए हैं। वो तवील अरसे से नुमाइंदगी से महरूम अपने हल्का इंतखाबात में खिदमात सर अंजाम देना चाहते हैं। अब ये भी कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि बिल्कुल आखिरी लम्हात में PTI को इंतखाबात से फ़रार का रास्ता मुहैया किया जाता। तो वो जो सदीक जान कह रहे हैं, बिलावल तो बिल्कुल उससे उलट बात कर रहे हैं कि ये तो फ़रार का रास्ता इमरान खान को दिया गया है। ये बकवास बात है। कल रात को मैंने पढ़ा था ये ट्वीट, ये इंतहाई फजूल गोई पर मबनी ट्वीट है जिसकी कोई अकली दलील मौजूद नहीं है। मतलब इमरान खान शोर कर रहा है कि तुमने कर दिया, तुम कह रहे हो कि इमरान खान को रिलीफ दिया है। मजाक है। सदीक जान जो समा बांध रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान 9 हलकों से जीता ही जीता, और यहाँ ये कह रहे हैं कि लाडला है। अबे भाई मतलब तय तो कर लो क्या हो रहा है। दूसरी बात ये कि ये जो बिलावल साहब अपनी आंखों में, अपने नैनन में, जिसको कहते हैं ना हिंदी में, सपने सजाए हुए थे कि कराची में इतने जूते पड़ेंगे कि बाल अगले 14 बरस तक नहीं निकलेंगे। ये कराची में पीपल्स पार्टी की सियासी कब्र तो बन सकती है। पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा इंटीरियर में अब अपनी ज़िंदगी, अपनी जान बचाना मुश्किल है। कल इतनी मार मारी है गाड़ी पर, मैं अभी उसका नाम भूल गया वरना मैं आपको नाम भी बताता, पीपल्स पार्टी के एक MPA को कि वो अपनी गाड़ी छोड़ करके भागा है। नफीसा शाह, उनको फरार होना पड़ा है। सईद गनी, उनको कराची से अपना सफ़र मनसूख करना पड़ा है। मुनव्वर तालपुर, वो उनका नंबर आते आते रह गया वो 50 रुपए के नोटों वाली हरकत पर। वो पीपल्स पार्टी के उस रहनुमा के बारे में हम आरफीन नामा में चला चुके हैं जो मिनरल वाटर से अपना पैर धो रहा था। आपने देखा कि वो इटली के शहर वीनस से तशबीह दे रहे थे, मंजूर वसां ख्वाब वाले। आपने देखा कि सिराज जो है दुर्रानी, उनको कितना गम था, वो करीब तक नहीं आने देने पर आमादा थे मुतासरीन को, सैलाब मुतासरीन को। तो भाई ये सफाक लोगों का टोला है पीपल्स पार्टी की। अगर हम बात करें, ये शकीउल कल्ब लोगों का एक ग्रोह है। ये इंसानी खून पीने वाले लोगों पर मुश्तमिल एक ऐसे वो हैं, इनको अगर लोगों की कब्रों पे खड़े होकर के भी हुकूमत करनी पड़े तो आपके ख्याल में इन्होंने ऐसा किया नहीं है? आपके ख्याल में इन्होंने, इनके वालिद साहब की हुकूमत थी, कराची में दिन में 100 लाशें गिरती थीं तकरीबन हर प्रोग्राम में मैं बताता हूं, और वहां इनके वालिद साहब सदर पाकिस्तान बनकर के चैन की बांसुरी बजा रहे थे। 100 लाशों का स्कोर था दिन में कराची का। तो बिलावल अगर चंद अमवात पर, जो आप कह रहे हैं 1300, अगर 1300 अमवात पर बिलावल ये कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार बड़े मायूस हैं, बिलावल जरा आए ना यहाँ, मैं जहां रहता हूं वहां जरा बिलावल सिक्योरिटी के बगैर आ करके दिखा दें। अच्छा आ तो जाएंगे, खुदाए वाहिद की कसम वापसी की गारंटी नहीं है। और इस वक्त कराची में जितना पीपल्स पार्टी मुखालिफ लावा पकड़ा है, लोगों को सब नजर आ रहा है कि आप कराची को अलग आंख से देखते हैं और अंदरून सिंध के लोगों के लिए आपके पास पैमाना अलग है, बहुत माजरत के साथ। और इनके जो पेरोल पे रखे हुए साफी हैं जो सिर्फ सिंधी टोपी या अजरक पहनते हैं, लेकिन वो सिंधी नहीं है, वो सिंध धरती के बेटे नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के टाउट हैं, वो पालतू हैं, वो सिर्फ टीवी चैनल पे बैठ करके बात करते हैं, सिंध धरती के गाने गाते हैं। उनका सारा जोर इस बात पे होता है कि कराची को सिंध का हिस्सा तस्लीम कर लो। तस्लीम किया, उसके बाद क्या मिलेगा? वही मौत जो अंदरून सिंध के लोगों को मिल रही है, वही मौत जो उस 1 साला बच्ची को मिली है। और उस बच्ची के बाप पर भी लाजिम है कि भुट्टो की जिंदगी के गाने गाए। मैं तो नहीं गाऊंगा, मैं तो नहीं मानता, आओ कर लो कराची में। बिलावल शुक्र मनाए कि इलेक्शन मुलतवी हो गया। और मेरी बात ध्यान से सुने, सिक्योरिटी के बगैर कभी कराची में, अंदरून कराची में घूमने की गलती मत करें, वरना वो सफर उनके लिए बड़ा यादगार साबित होगा। और लेकिन आरिफीन, इस दफ़ा अवामी नेशनल पार्टी भी साथ है, उनका भी वोट बैंक है। मौलाना बड़े बड़े जलसे करते हैं कराची में, और MQM वो कहती है जी हम सबसे बड़ी जमात हैं शहरी इलाकों की सिंध के। तो आज तो वो सब साथ हैं, तब भी आप यही हालात देख रहे हैं कराची के, और ये जो इलेक्शंस जब भी हुए।
MQM की क्या बात करूं मैं? MQM की नज़र मैंने अभी आरफीन नामा में उतारनी है और इख्तिसार के साथ ये बता सकता हूं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी अभी जूता खाते खाते बच्चे हैं। आमिर खान साहब चूंकि इतना ज़्यादा पब्लिकली उनकी अपीयरेंस नहीं होती, उनकी तंजीमी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए उनको शायद अभी तक एहसास नहीं हो पाया है कि नीचे ग्राउंड पे कितना लावा पकड़ा है, किन किन लोगों को, किन किन जिसको कहते हैं मुस्टंडों को वो ग्राउंड पे उम्मीदवार की शक्ल में सिर्फ उसको बेचारे को वास्कट, एक अब मैं नाम नहीं लेता एक आदमी का, अल्लाह माफ करे, उसका रिकॉर्ड तौबा इस्तगफार, दागी भी मेरा ख्याल है कुछ अच्छा होगा, और उसको तेल लगा करके सीधे हाथ की मांग लगा करके और उसको शेरवानी पहना के खड़ा कर दिया कि ये हमारा उम्मीदवार है। अबे सर में तेल कंघी लगाने से कोई शरीफ हो जाता है? आरिफीन इसमें तो हम तफसील से और आगे बात ANP की करेंगे। आप बात कर रहे हैं, ANP अब सिर्फ कराची में मर्दान हाउस में, ANP अब कराची में सिर्फ मर्दान हाउस में कैद है। कभी बनारस में मिलती थी, अब ANP वहां पे भी नहीं है, इसलिए कि उसके ज्यादातर लोग कहीं और पार्क हो चुके हैं। अब कहां पार्क हो चुके हैं इसके बारे में मुझसे मत पूछना भाई। अच्छा, और मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ तो यहां से इलेक्शन लड़ते रहे हैं कराची से, और उन इलेक्शंस का नतीजा क्या होता रहा? वो तो नून लीग की तरफ से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मुझे इलेक्शन लड़ने की ऑफर हुई थी, मुझे टिकट ऑफर हो चुका था, मैं नाम नहीं लेता, अपने प्रोग्राम में नाम ले चुका हूं, लेकिन अब नाम नहीं लूंगा। मैं पागल हूं? मुझे नहीं पता नून लीग कराची में कहां कहां है यार, कोई खुदा का खौफ करे यार। सारी पीडीएम मिलकर भी अब कराची, अहलियान कराची इनको रिजेक्ट करेंगे, जिस तरह हमने अभी हालिया इलेक्शन में देखा। ये आपकी असेसमेंट नजर आ रही है, और आपकी ज़ाहिर असेसमेंट पूरे पाकिस्तान में करीब है कि पिटाई भी करेंगे, करीब है कि पिटाई भी हो सकती है, ये लिख लीजिए कहीं ये हालात। तो अब सदीक जान, आपने सुन लिया जो आरफीन कराची मिनी पाकिस्तान सबसे बड़ा शहर, उसका जो नक्शा पेश कर रहे हैं, लगता है कि पूरे पाकिस्तान में अब ये है। इंटरनेशनल फोरम्स पर, फोर्ब्स पर, इंटरनेशनल मैगजीन, ज़ाहिर है उनके नुमाइंदे यहाँ भी हैं, वो भी यहाँ पर देख रहे होते हैं, सर्विस करवा रहे होते हैं। तो हर जगह इस वक्त इमरान खान नज़र आ रहे हैं कि इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं। यही वजह है कि कोई और तरीका अब निकालना पड़ रहा है, मजबूर है हुकूमत, ये पीडीएम, कि इमरान खान का सियासत में मुकाबला नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। यहाँ पर पहले इन्होंने हुकूमत ने सोचा कि सिर्फ कराची की हद तक इलेक्शन जो है वो मुलतवी करवा दी जाए, बाकी जो रिपोर्ट्स मंगवाई गई, एजेंसी से रिपोर्ट्स मंगवाई गई, उसके मुताबिक यह कि तमाम की तमाम जगहों पे ये हार रहे थे, तो इसलिए फिर ये इन्होंने तमाम जगहों से इलेक्शन जो है वो मुलतवी करवाए। ठीक है, अच्छा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि हमें तो ये नुस्खा सुनाया गया था कि IMF से डील की देर है, ये मुश्किल फैसले हम कर रहे हैं, जो ही IMF से डील हो जाएगी तो डॉलर ऐसा कंट्रोल होगा कि सागदार साहब कह रहे हैं 170 पे आना है, वो अब भी ये कह रहे हैं, लेकिन डॉलर तो वापस जा रहा है 250 की तरफ। क्या हालात होंगे मुल्क में, कर्जों में मजीद मुल्क डूब रहा है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां हैं, 1300 लोग जान से चले गए, लाखों करोड़ों बेघर हो गए। हुकूमत क्या कर रही है, जिस तरह मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया जी, 32 करोड़ रुपए मांगे गए हैं कि तज़ीन और आइश के लिए चाहिए पार्लियामेंट लॉजिस के। डॉलर बेकाबू हो चुका है, कंट्रोल में आ नहीं रहा। हमें सुनाया गया था जी IMF से डील होने की देर है, डॉलर 170 पर आ जाएगा। इसाकदार आप जी भी ये बता रहे हैं। कर्जे इस मुल्क के इतने बढ़ गए हैं कि ये 4-5 महीने में जितने इस हुकूमत ने कर्ज लिए हैं, पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड बना दिया इतने अरसे में इतने कर्ज लेने का। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ हैं, हमारे माशियात हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, ये हो क्या रहा है? हमें जो बताया जाता है जी IMF की तमाम शराइत मान ली गई, कभी कहा जाता है बिजली में जो फ्यूल सरचार्ज था वो हमने खत्म कर दिया, सब झूठ। पता लगता है वो तो सिर्फ मुअत्तल किया गया है। IMF से अभी कई और शराइत हैं, गैस का भी मामला है, दीगर मामलात भी हैं। डॉलर जो है वो फिर नहीं कंट्रोल हो रहा। ये हो क्या रहा है हमारे साथ? देखिए, ये तो हमारे साथ कुछ मेरे ख्याल से कोई हमारी कोई माजी की कोई गलतियां हो गई हैं, कोई कमी कोताही हो गई है, जो उसका बदला लिया जा रहा है। जैसे कि अक्सर हम कराची में बैठे हुए, तो कराची में अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम कराची से पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिलता, तो इसलिए कराची पे उन्होंने नजरअंदाज किया हुआ है। तो या तो कोई इस तरह की ही सजा दी जा रही है कि आपने हमें 85 सिर्फ सीटें क्यों दिलाई हुई थी, और उसका बदला लिया जा रहा है। क्योंकि माशी तौर पे तो कोई, अभी आपके कॉल से पहले मैं किसी से बात कर रहा था, तो वो यही कह रहे थे कि अगर मार्केट में, ओपन मार्केट में डॉलर लेने जाओ तो वो दुकानदार बोलता है 234 रुपए का डॉलर है। जैसे ही आप कहते हैं दे दो भाई, तो वो कहता है सिर्फ $200 दूंगा मैं आपको।
और शनाख्ती कार्ड और अपनी टिकट और वीजा लेकर आओ, तब $200 दूंगा। अब $200 की तो किसी भी मुल्क में आप जाते हैं एयरपोर्ट से जो है अपनी मकाम तक टैक्सी $100-150 की आ जाती है। तो अब आप बताएं, और फिर उसके बाद आप ये जब बोलते हैं कि भाई मुझे तो 5,000 चाहिए, 2,000 चाहिए, 8,000 चाहिए, तो उसका एक अलग रेट तय हो रहा है। इंटर बैंक, अगर आप बैंक में चले जाएं तो बैंक में आप कहते हैं कि जी मैंने कारोबार करना है, मेरी $50,000 की, $25,000 की, $1,00,000 की, मैं $1,000,000 की तो बात ही नहीं कर रहा, मैंने माल मंगाना है, तो आपको अप्रूवल नहीं दे रहे, बैंक आपको रकम अदा नहीं कर रही। एयरलाइंस जो हैं, अगर आप जहाजों की टिकट्स चेक करें, 4 गुना महंगी हो गई है। यानी कि जो लंदन की टिकट ₹1,00,000 से नीचे मिलती थी, वो ₹4,00,000 की टिकट है। उनसे पूछा भाई आप क्यों इतनी महंगी टिकट बेच रहे हैं? वो कहते हैं जी यहाँ पे हम आपसे रुपयों में टिकट आपको भेज देते हैं, यहाँ से हम, हमारी एयरलाइन बाहर की है, हमें पैसे बाहर भेजना स्टेट बैंक भेजने नहीं देता, तो इसलिए अब हम आपको जो है जो दिल चाह रहा है लगा रहे हैं। तो कुछ मतलब इस वक्त मुल्क में अभी तो बारिशें हो गई, आपको अभी आने वाले दिनों में तारीख की बदतरीन लोड शेडिंग नजर आएगी। महंगाई का जो है 50 साल रिकॉर्ड, कर्जे 4 महीने में 7,500 अरब रुपए कर्जे, रुपया 50 रुपए, 25% रुपया अपनी कदर जो है ये 4 महीने में उसकी निकल गई। फिर उसके अलावा जो है इंतहा की बेरोजगारी नजर आ रही है, हुकूमत खुद कहने लग गई है। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इनके कंट्रोल में आया, इनका कंट्रोल छोड़ें, आगे आने वाले दिनों में अगर ये नहीं भी रहते तो वो कैसे कंट्रोल करेगा? मेरे तो इस वक्त दिमाग में सिर्फ ये सवाल घूम रहा है। निहायत ही जिसे कहते हैं कि परेशान कुन कहूंगा मैं हालात हैं, और समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत इसको किस तरह, अगर ये हुकूमत है तो किस तरीके से इसको जो है काबू करेगी। अच्छा सिद्दीक जान, आप कोई सवाल करना चाहें? मुज़म्मिल साहब ये बताइए कि डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह क्या है? हमें तो बताया गया था, जो उसामा गाजी साहब ने भी कहा कि IMF के साथ डील होते ही 180 पे आ जाएगा रुपया, ये डॉलर जो है, और रुपया हमारा मुस्तहकम हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा। आपके नज़दीक 3 वजूहात क्या हैं डॉलर की कीमत बढ़ने की? देखिए, मैंने आज इस पर एक ट्वीट भी किया। मेरे नज़दीक जो है ना, पाकिस्तान में इस वक्त कैपिटल कंट्रोल लगा हुआ है। कैपिटल कंट्रोल को मैं आसान करके समझाऊं कि मतलब तरसीलात की आमदोरफ्त में जो है आपने रुकावट डाल दी है, आप उसको इजाजत लेनी पड़ रही है करने में। ये 1998 में हमने देखा था जब हमने न्यूक्लियर धमाके किए थे, इत्तेफाक से, वो भी उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो इन्होंने पाबंदी लगा दी थी $12 जाने में। इस वक्त मुल्क में अगर आप देखें तो कैपिटल कंट्रोल इन्होंने लगा दिए। जो बैरून मुल्क कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं वो अपना सरमाया नहीं बेच सकती। अगर वो अपना यहाँ माल बेच रही है तो उनको बाहर पेमेंट तो भेजनी है, वो उनको प्रॉब्लम हो रहा है, वो अपना प्रॉफिट नहीं बेच पा रही यहाँ से। फिर उसके बाद जो है, अल्लाह आपका भला करे, देखें आपने दरामदाद पे पाबंदियां लगा दी इन्होंने। एक तो दरामदाद इन्होंने लग्जरी गुड का नाम लेके जो है ना सीधा जिसे कहते हैं हाथ फेर दिया। उसके अलावा जो है दूसरी, वैसे ही बड़े बड़े कारखानों को इन्होंने मना कर दिया कि आप एलसीज ना खोलें। अच्छा, वो तिजारत तो होनी है ना, काम कोई नहीं रुकता, आपको भी पता है, सारे काम हो जाते हैं। तो वो जो है, अब वो ऑफिशियल ट्रेड जो है वो अनऑफिशियल हो गई, जिसे कहते हैं ब्लैक इकोनॉमी। अभी आप FATF से भी नहीं निकले, और आप देख लें लोग शिकायत कर रहे हैं। खुद मिफ्ता इस्माइल को मैंने सुना है बोलते हुए कि ग्रीन चैनल्स और एयरपोर्ट से दबादब माल आ रहे हैं जो इन्होंने इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई, जिसकी वजह से डॉलर महंगा हो गया। अब वो जो है, जब मार्केट में वैसे डॉलर नहीं था, अनऑफिशियल मार्केट में एकदम डिमांड बढ़ गई, तो उसकी वजह से अब जो कीमतों का फर्क जो है 10-10 रुपए का आ गया डॉलर के पीछे। अब ये अच्छी साइन नहीं है। इसमें हुकूमत अपना टैक्स लूज करती है, अवाम कॉन्फिडेंस लूज करती है, हर आदमी फिर जो है कोशिश करता है कि वो अपने सरमाए को जो है डॉलर में या किसी फॉरेन करेंसी में रखे। तो ये एक बुनियादी वजह कैपिटल कंट्रोल की है। दूसरा पॉलिसी फ्लॉ जो मैंने आपको बता दिया। तीसरा गैर जरूरी जिसे कहते हैं पाबंदियां लगा दी। तो ये तमाम चीजों का जो जिसे कहते हैं ना कि रिफ्लेक्शन जो है, दूसरी तरफ मिफ्ता साहब कहते हैं कि जी मैं इंपोर्ट नहीं होने दूंगा। आप ये कह रहे हैं कि मैं चले इंपोर्ट कम करूंगा, आपकी दूसरी तरफ आप बरामदात मेंटेन नहीं कर पा रहे, रेमिटेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे। जब शौकत तरीन का आखिरी महीना था, बरामदात और रेमिटेंसेस दोनों $3-3 अरब डॉलर, अब वो जो है $2,200-2,500 अरब डॉलर $1 बिलियन पे आ गई, यानी कि 20 से 25% गिर गई। उल्टा आपके मुल्क में जो आमदोरफ्त थी डॉलर की वो कम हो गई। फिर आखिरी चीज रोशन डिजिटल अकाउंट।
उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी अच्छा पैसा भेज रहा था। अब उसकी भी रफ्तार में अच्छी खासी स्लो डाउन आ गई, बल्कि अभी स्टेट बैंक ने जब वो हिसाब किताब तो उसमें बताया कि $492 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी रोशन डिजिटल से नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है उससे उल्टा निकाल लिया। ये छुपा रहे थे ये भी। तो ये तमाम चीजें मैं हमेशा से पाबंदियों के खिलाफ हूँ, और ये जो इन्होंने पाबंदियां और ऊपर से वो कहते हैं कि जी कोई इकोनॉमिक्स नहीं होती, मेमन स्टाइल करेंगे, जितना खर्चा उतना ही देंगे। ये नहीं है, खर्च ज्यादा हो रहा है, इनको पता ही नहीं लग रहा कि वो बीवी जो है, जैसे होते हैं ना वो मियाँ अपनी तरफ से समझता है मैंने अपनी बीवी का बड़ा हाथ टाइट रखा हुआ है और उसको ये खर्च देता हूँ और उसी खर्च में घर चलाती है। वो बीवी जो है उसकी जेब से रात को सोए तो पैसे निकाल के जो है ना वो खर्च ज्यादा ही कर रही होती है, मियाँ गलत फहमी में रह जाता है। वही मिफ्ता इस्माइल का हाल है। मिफ्ता इस्माइल समझ रहे कि मैं खर्च को कंट्रोल कर रहा हूँ ऊपर से, और नीचे से जो बॉर्डर से एयरपोर्ट से इधर उधर से सारा काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब आपके वक्त का। ये बताएं, शायद यही वजह है। सिद्दीक जी आप सवाल करना चाह रहे थे? सॉरी बस आखिरी एक सवाल था मुजम्मिल असलम साहब से कि ये आप डॉलर रेट कहाँ तक जाता हुआ आप देख रहे हैं कि कहाँ जाके रुकेगा? और एक साथ और सवाल मुख्तसर से ऐड कर लें कि इमरान खान साहब कहते हैं कि फौरन इलेक्शन करवाएं। जो मुआशी सूरत हाल आप बता रहे हैं इसमें अगर निगरान सेटअप आ जाता है तो कैसे वो मुशीयत को संभालेगा? फिर तो नून लीग की बात ठीक है, वो कहते हैं कि भाई निगरान सेटअप मुशीयत को संभाल नहीं सकेगा, तो इस हुकूमत का बरकरार रहना जरूरी है। जी मुख्तसरन टाइम कम है मुजम्मिल साहब। जी पहले तो जो है ना मुस्लिम लीग नून को IMF की रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। उन्होंने कहा तारीख की कमजोर तरीन हुकूमत है और हमें सख्त खदशात है कि हमारे प्रोग्राम को मुकम्मल कर सकेंगे, तो इनके पास मैंडेट नहीं है। बेहतर यही है कि निगरां हुकूमत आए, 60 दिन में इलेक्शन कराएं और अगले आ जाएं। जिसका मैंडेट होगा ना 5 साल का, उससे लोग बात भी करेंगे। आपको कर्ज चाहिए होगा आपके पड़ोस से, आपको कर्ज पड़ोसी आपके लिए कर्ज नहीं ले सकता जब तक किसी को यकीन ना हो कि आप किराए के घर में नहीं रहते, आप अपने घर में रहते हैं और आप जो है पेमेंट वापस कर सकते हो। अगर ये है किराएदार बन के जो है ये हुकूमत में बैठे हुए कि ये 1 दिन के लिए या 1 साल के लिए 3 महीने के लिए, इसलिए कोई इनसे कारोबार करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल इस्लाम साहब, आपने वक्त दिया। नूर आरफीन, आपने मुजम्मिल साहब की बात सुनी। घी की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई, आधी हो चुकी हैं, उसके असरात पाकिस्तान में नहीं आए, वरना शहबाज शरीफ साहब तो बड़े मशहूर थे। और आपने क्या ऑब्जर्व किया है पिछले 5-6 महीने में? 1 मई को लोड शेडिंग खत्म होनी थी, वो नहीं हुई। बिजली के बिल आप देख रहे हैं, गैस, आटा, दाल, घी, हर चीज़ महंगी देख रहे हैं। तो लोग जो आपसे मिलते हैं, आप जो उनसे सवाल करते हैं, उनको क्या देख रहे हैं? उनकी जज्बात या एहसास क्या हैं? किस तरह गुजारा हो रहा है? अच्छा, पहली बात तो ये कि कोई मुझसे मिलना गवारा ही नहीं करता, क्योंकि कोई मेरी ताब ही नहीं ला सकता। लोग मुझसे सवाल नहीं करते, मैं ही उनसे सवाल कर लेता हूँ, तो लोग कहते हैं कि ये खसारे का सौदा है। दूसरी बात, मैं मुजम्मिल असलम साहब की बातें मैं सुन रहा था, लेकिन वो आखिरी बातों में जहन मेरा अटका हुआ, वो मियाँ बीवी वाली, कुछ घर जैसा माहौल बन गया था। शुक्र है हम प्रोग्राम में वापस आ गए। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम पाकिस्तान की हुकूमतों के बारे में बात कर रहे हैं ना भाई। मुझे तो आपकी सादगी पे यकीन आ गया है आज। आपके ख्याल में यहाँ हुकूमतें क्या मसाइल के हल के लिए इक़्तिदार में आती हैं? गज़ब खुदा का। लगता है आपने उमर शरीफ साहब मरहूम के, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, शोज़ नहीं देखे। एक शो में मैं पहले भी हवाला दे चुका हूँ, वो एक थानेदार बन करके आए थे। उन्होंने पूछा सेवरेज की लाइन ठीक है, फ़लानी लाइन ठीक है, फ़लानी लाइन ठीक है, 10-15 लाइन ठीक है के बाद उन्होंने कहा सब ख़राब कर दो। कहा साहब क्यों? कहने लगे भाई पता कैसे चलेगा, नया SHO आया है। SHO? आप वज़ीर आज़म और हुकूमतों के लेवल पे बात कर रहे हैं। आपके ख़्याल में यहाँ अगर आपको मुझे बुनियादी चीज़ें मिल गई तो क्या मैं और आप सवाल नहीं करने लग जाएंगे? हमें फ़रागत मुयस्सर होगी ना। तो इसलिए हम लोगों को मुख्तलिफ़ उमूर में मसरूफ़ रखा है। अब जैसे मैं इस वक्त बैठा हूँ, मैसेज आया गैस नहीं है सुबह से, अब मसरूफ़ियत हो गई ना। और उसके बाद फिर आपका एक सवाल आ रहा है, तो अब मैं क्या बकूँगा? हज़ियान ही निकलेगा मेरे मुंह से। फिर मैं जमहूरियत की ऐसी तैसी ही करूँगा, और उस जमहूरियत की जो यहाँ पे है फिर मैं उसके बारे में कोई अच्छी बात तो नहीं करूँगा। तो फिर मैं आपसे ये भी पूछूँगा कि भाई 75 साल में यहाँ कौन सी ऐसी हुकूमत आई जिसने अवाम को जीने का हक़ देने की कोशिश की? मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, नवाज शरीफ का दूसरा दौर था, शायद पहला। तो वो आटे का बहरान, मैं लाइनों में लगा करता था उस वक्त, मुझे अच्छी तरह याद है। घी के लिए यूटिलिटी स्टोर के बाहर लाइन में खड़े होते थे घंटों। ये तजलील मैंने खुद भुगती है, और आज भी मैं यही लाइनें लगी देख रहा हूं, कुछ नहीं बदला।
75 साल कैलेंडर पे कैलेंडर चेंज होता जा रहा है, साल बदलते जा रहे हैं, माहो साल की गर्दिश आगे होती चली जा रही है, जमहूरी डाकुओं में इजाफा होता चला जा रहा है। पहले 2 थे, फिर 3 हो गए, अगले साल शायद 4 हो जाएंगे। कभी किसी को किसी से नाराजगी हो जाती है तो उसको बेरोजगार करके उसको काम पे लगा देते हैं। यहाँ बेसिकली कहा जा रहा है, जो बातें आप कर रहे हैं वो सच इसलिए भी लगती हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं हुकूमत के पास, लेकिन 32 करोड़ रुपए की तज़ीन और आइश पार्लियामेंट लॉजेस में हमारे सियासी रहनुमाओं के लिए ज़रूर की जा सकती है। वो बात आपके सामने आ रही है, पता नहीं हुकूमत फिर क्या रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आरिफीन आलम। अब पता चला। अब पता चला। वक्त है आरिफीन नामा का। आरिफीन, MQM एक तरह से नए अंदाज अपना रही है, नए मशवरे कुछ सामने आ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन उसामा उससे पहले ज़रा कातिब तकदीर की या बल्कि बाल्फाज़ दीगर वक्त की सितम ज़रीफ़ी ज़रा देखिए। आज ये वक्त आया है, एक वक्त वो था कि जब वहाँ लंदन से बैठ करके और मिस कॉल मारी जाती थी, वहाँ नज़ला ज़ुकाम किसी को होता था और कराची बंद हो जाता था। चश्मे फलक ने वो मंज़र भी देखा कि अल्ताफ़ हुसैन वहाँ गिरफ्तार हुए और यहाँ कराची खुला रहा। और उसके बाद जो हरकत आज हुई है, शॉर्ट सर्किट बताया गया है, आग लगी है 90 पे, उस एक 90 पे जहाँ जा करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, ये तमाम जमहूरी डाकू चाहे वो किसी शक्ल रूप रंग कालिब में हो, उन्होंने माथे टेके, अल्ताफ़ हुसैन से शराकत इख्तिदार की, मुत्तहदा के साथ माल बनाया, मुत्तहदा को भी खिलाया, खुद ज़्यादा खाया। और आज वो 90 जल के खाकस्तर हो गया, राख हो गया शॉर्ट सर्किट के सबब, और एक आवाज़ किसी की नहीं आई। वो जो सारी रात भाई भाई करके तबले बजाते थे, बगले बजाते थे, वहाँ से भाई कहते थे कि मैं आ जाऊँ, और यहाँ से नहीं भाई करके और रोना पीटना शुरू हो जाता था। वो सारे अय्यार, वो सारे मक्कार, वो सारे लुटेरे, चाहे वो किसी शक्ल, किसी रंग, किसी रूप, किसी कालिब में हो, चाहे वो किसी भी दुकान में हो, आज आप देखिए कि सितम ज़रीफ़ी इस वक्त की, वो सब चुप करके और बैठे हुए हैं। किसी ने एक बात भी करना मुनासिब नहीं समझी, लेकिन खालिद मकबूल साहब को न जाने क्या सूझी, उन्होंने मशवरा दफ्तर खोल लिया। फरमा रहे हैं कराची को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। सर, खबर पुरानी है, डाकुओं के रहमो करम पर तो कराची उस वक्त से है जब से MQM नहीं भी बनी थी, और फिर जब MQM बन गई तो डकैत आ गए थे। फिर वो जमहूरी डकैत थे, आपको उस वक्त शोर मचाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त चूंकि आपका भी हिस्सा प्रॉपर आपको पहुंच रहा था तो आपने ज़रा सी भी आवाज़ नहीं की, आप जी भाई करके चमचागिरी कर रहे थे। आपको अल्लाह ताला शिफा कामिला अजिला अता फरमाए। मैं आपके नाम से पहले फ़ौरन आपकी शिफायाबी की दुआ यूँ करता हूँ कि आप इस वक्त एक सेहत के बहुत बड़े मसले से जूझ रहे हैं, लेकिन आपने भी जो सितम कराची वालों के साथ किया है जनाब, वो भी कुछ खासा यानी मायूस कुन है। आपने मजीद फरमाया अहले कराची डकैतों से अपनी हिफाजत खुद करें। अच्छा, ये वो बात है जो मैं शुरू से करता चला आ रहा हूँ MQM के खिलाफ, कि भाई इन डकैतों से अपनी हिफाजत खुद करो, जमहूरी डकैतों से। अब वो पीपल्स पार्टी के हों, वो नून लीग के हों, वो किसी के भी हों, आप इन जमहूरी डाकुओं से अगर बच गए तो आप यकीन कर लीजिए फिर वो राह चलते लुटेरे डाकू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तो बेचारे आपको एक दफ़ा मिलते हैं, आप चुप करके दे दें तो वो चले जाते हैं। ये आपको एक दफ़ा लूटते हैं और अगले 5 साल तक आप बैठे अपना सर जो है वो धुनते रहते हैं कि यार ये क्या हो गया, गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, दवा नहीं मिल रही, डेंगू वायरस फैल गया है, स्प्रे कौन करेगा। तो मामला आपके भी गड़बड़ हैं। कह रहे अहले कराची डकैतों से अपनी हिफाजत करें, हम आपका साथ देंगे। अब ये जरा मुश्किल काम बता दिया आपने। डाकुओं से तो बच जाऊंगा मैं, इस बात की गारंटी है। वो अल्लाह मारा लूटेगा एक दफा और दफा हो जाएगा, लेकिन आप जो मेरे गले पड़ जाएंगे फिर आपको वोट देना पड़ेगा। अच्छा, आपको वोट भी दे दूंगा, उसके बाद फिर आप जिस पान वाले को, जिस गुटके वाले को, जिस मावे वाले को, जिस छाबड़ी वाले को MPA MNA बना करके असम्बली में भेजोगे और फिर उसके बाद उससे अंगूठे लगवाओगे, और फिर वही आपके तमाम आसपास लोग, आप देख लीजिए, मैं नाम क्या लूं, हालांकि 500 दफा ले चुका हूं, कुछ ने तो बेचारों ने मुकदमे भी किए थे जनाब। वो 2 बद्दी की चप्पल में आए थे और आज उनके पेट्रोल पंप्स हैं इसी कराची में। वो जिनको बात करने की तमीज नहीं थी और आज वो कैनेडियन नेशनल्स हैं। वो जो यानी 80 गज के घर में रहते थे क्वार्टर में,
आज वो ऐसी ऐसी जगहों पे माशाअल्लाह रहते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। आगे उन्होंने फरमाया है, लगता है कराची में सबको लाइसेंस टू लूट और लाइसेंस टू किल दिया हुआ है। मैं इसी बात पर तो खफा हूं, इस सिस्टम से, इस मनहूस निज़ाम से मैं इसीलिए तो खफा हूं कि 75 साल से इन्होंने लाइसेंस टू किल दिया हुआ है। कभी कोई आके लूट जाता है, कभी कोई आके लूट जाता है। आप एक मिसाल बता सकते हैं कि जिसके साथ मिलकर के आपने हमारी जेब खाली ना की हो? नवाज शरीफ के साथ तुम, बेनजीर के साथ तुम, बेनजीर ने तुम्हें चूहे तक कहा, नसीरुल्लाह बाबर ने तुम्हें बिलों से निकाल निकाल के मारा, उसके बाद जरदारी के साथ बैठ करके उसके दस्तरखान पे रोटी मानी टुक्कर खाते रहे मफामत के नाम पर। इमरान खान की हुकूमत के साथ तुम, इमरान खान को तुमने छोड़ा ये कह करके कि महंगाई बहुत है। आज एक आम आदमी महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस चुका और आप कह रहे हैं आप डाकुओं के खिलाफ काम कीजिए। सबसे बड़े डाकू तो आप लोग हैं जनाब, जमहूरिये। आपसे अगर ये जमहूर बच गई तो ये इन अल्लाह मारों से तुम ऐसे निमट लेंगे। एक और डेवलपमेंट हुई है, कामरान, हजरत कामरान टिसोरी को दोबारा MQM में इंडक्ट किया गया है। मैं इनको शामिल नहीं कहता, इंडक्ट किया गया है, इसलिए कि ये इंडक्शन पहले भी जब हुई थी तो इसमें MQM वालों का विचारों का कोई रोल नहीं है, इसमें MQM वालों का कोई रोल नहीं है। उन्होंने सिर्फ जो है वो ये अदाकारी करने की कोशिश की है कि जैसे ये फैसला उन्हीं का है। हालांकि ये कामरान टिसोरी वही हैं कि जिनको सेनेटर बनाने के मामले पर फारूक सत्तार साहब बेरोजगार हुए, बच्चों के अकीके में गाना गाते फिर रहे हैं। अभी ज़िमनी इलेक्शन में उनकी जमानत जब्त हुई है, अच्छा खासा उनकी दिहाड़ी चल रही थी। इन्हीं कामरान टिसोरी की वजह से ये सारा रफड़ पड़ा था। बहादुराबाद की दुकान जो है उसमें स्प्लिट हो गया था और आज आप देखिए कितनी आमन्ना सदकना की गई है दोबारा हजरत कामरान टिसोरी को, जिनको पहले राब्ता कमेटी, जिसको मैं नाश्ता कमेटी कहता आ रहा हूं, उसे एक वक्त से जब से MQM अल्ताफ साहब वाली मौजूद थी, ये आज भी नाश्ता कमेटी मैं इसको कहता हूं, ये नाश्ता कमेटी से खारिज किए गए थे। इनको एक मरतबा फिर शामिल किया गया है। गोया रावियाने रिवायत का ये कहना है कि ये इंडक्शन भी किसी खास मंसूबे के तहत है, किसी खास मकसद के तहत है, ये इंडक्शन बिलावजह नहीं है। लेकिन जब वो कहते हैं ना जो हुक्म सरकारी वही पकेगी तरकारी, तो इसमें बेचारे अब आमिर खान साहब भी क्या करें, इसमें खालिद मकबूल भी क्या करें, जो हुक्म सरकारी वही करेंगे मेरे भाई। अल्लाह ताला कराची वालों को वाकई खालिद मकबूल साहब के इस मशवरे पर अमल दरामद की तौफीक अता फरमाए। हम हर किस्म के डाकुओं से, जमहूरी गैर जमहूरी, वो जो रात में हमें वर्दी में सड़क पे हमारी जेब में चर्च डाल के लूट लेते हैं उनसे, और वो जो कभी कभी हमारे घरों में अल्लाह माफ करे आ जाते हैं उनसे, सबसे महफूज रख के फी अमानिल्लाह। लेकिन नूर आरफीन साहब, अब 14 साल से ज़्यादा हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई अमन मान पूरी तरह से अब सूबाई हुकूमत के पास होता है सारा मामला। अब MQM अगर ये कह रही है तो इसका मतलब है वो कह रही है कि ये हुकूमत जिसका हम हिस्सा हैं ये नाकाम हो गई। यानी दूसरे लफ्ज़ में आप कह रहे हैं खुदा न खास्ता कानून को आप हाथ में ले लें या चलें, वैसे तो कानून इजाज़त देता है सेल्फ डिफेंस की, अपने दिफा की, लेकिन आप कह रहे हैं कि हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो गई, उस पर आप ना जाएं, तो वो तो खुद हिस्सा है। यानी कह रहे हैं कि हम पर ना रहेगा। बात ये है कि जब तक सेल्फ डिफेंस का ये काम दोबारा कराची वाले अपने हाथ में नहीं लेंगे, अच्छा हुआ आज मुझे ये बात ऑन एयर कहने का मौका मिल गया। YouTube चैनल तो बंद कर चुका हूं मैं, आज मैं यहीं पे फोड़ देता हूं। जब तक कराची वाले इन डाकुओं को, इन डकैतों को, पहले उनको कि जो जराइम की वारदातों में मुलव्विस हैं, और फिर इन जमहूरी डाकुओं को, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी का मतलब किसी, जब तक इनको घरों में घुस के नहीं मारेंगे, इनको सड़क पे ला करके इनको नहीं दिखाएंगे कि देखो सेवरेज का निजाम, इनको नहीं दिखाएंगे कि देखो गैस नहीं आ रही, इनको नहीं दिखाएंगे कि देखो रोड नहीं है, इनको नहीं दिखाएंगे कि देखो हमारे इलाके में पार्क नहीं है, इनको नहीं दिखाएंगे कि देखो डिस्पेंसरी में डॉक्टर मौजूद नहीं है, तब तक इन लोगों का कोई काम नहीं बनेगा। अच्छा। जब तक कराची का एक आम आदमी सेल्फ डिफेंस की मिसालें कायम नहीं करेगा, इन डाकुओं से हमारी जान नहीं छूटेगी। कुछ और भी है मेरे मुंह में आ रहा है, लेकिन मैं नहीं कहना चाह रहा क्योंकि फिर फौरन लिसानी बात का दे दिया जाएगा। हो गया, लेकिन एक मैं ये हुकूमतों से करने जा रहा हूँ आखिर में कि अगर 14 साल हो गए हैं और उसमें आप ये मिसाल नहीं हल कर सके तो आप फिर किस बात का वोट मांगते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला, एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।